लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फंक्शनल मिडलमैन के रिगार्डिंग कि फंक्शनल मिडलमैन क्या होते हैं और उसमें कौन कौन सी आगे फर्दर कैटेगरीज थी, जिसमें ब्रोकर्स आ जाते हैं, कमीशन एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, और डेल क्रेडर एजेंट्स आ जाते हैं, ऑक्शनर आते हैं, वो कवर किया था। अब हमारे जो मिडलमैन की सेकेंड कैटेगरी है वो है मर्चेंट मिडलमैन। मर्चेंट मिडलमैन के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी थी कि मर्चेंट मिडलमैन क्या करते हैं। फंक्शनल मिडलमैन का काम था सिर्फ अपना जो सेलिंग और परचेजिंग में हेल्प करते थे और उनका खुद परचेज करके रखने वाला, स्टॉक रखने वाला कोई काम नहीं था। लेकिन जो मर्चेंट मिडलमैन है वो क्या करते हैं, बल्क में जो गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से बल्क में लेकर परचेज कर कर अपने पास रखते हैं। फिर उसके बाद अपना मार्जिन देख के, प्रॉफिट का मार्जिन देख के फिर उसके बाद उसकी सेलिंग करते हैं आगे। और कई बार क्या होता है, जो बल्क में प्रोडक्ट लिया है उसके स्मॉल लोट्स बना देते हैं, मतलब कि छोटी छोटी क्वांटिटी बनाकर अपना खुद का ट्रेड नेम देके फिर वो आगे सेल करते हैं। ये काम होता है मर्चेंट मिडलमैन का। अब मर्चेंट मिडलमैन में आपको 3 कैटेगरी बताई थी। इसके अंदर आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर, जिसको आप प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, ठीक है, होलसेलर एंड रिटेलर। ये 3 कैटेगरी बताई थी, ठीक है। इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम होलसेलर के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे कि होलसेलर क्या होता है। होलसेलर क्या होता है, सबसे पहले ये जो कैटेगरी है ये मर्चेंट मिडलमैन होता है। मर्चेंट मिडलमैन की कैटेगरी में आता है। मर्चेंट मिडलमैन की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या है, ये एक तरह से लिंक क्रिएट करता है किसके बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, प्रोड्यूसर या फिर आप इसको मैन्युफैक्चरर भी कह सकते हैं, ठीक है, और रिटेलर के बीच में, ठीक है, एक लिंक क्रिएट करता है। क्योंकि इसके थ्रू जब रिटेलर के पास जाता है तो रिटेलर से ही कोई प्रोडक्ट आगे जो एक्चुअल कंज्यूमर है या कस्टमर है वो उसको वहां से परचेज कर लेता है, ठीक है। तो ये एक तरह का जो होलसेलर होता है वो मिडलमैन होता है, क्योंकि ये होलसेलर क्या करता है, बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज कर लेता है प्रोड्यूसर से, ठीक है। प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर, कोई भी फैक्ट्री वाला है, फैक्ट्री में अपना सामान जो भी अपना प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर कर रहा है, वहां से प्रोडक्ट ले लिया, बल्क में ले लिया, अलग अलग कंपनी से, या तो किसी पर्टिकुलर कंपनी से या अलग अलग कंपनी से वो उसने जैसे उसको रिक्वायर्ड है उसने अपने पास परचेज करके स्टोरेज करके रख लिया। उसके बाद जैसे जैसे रिटेलर की जो डिमांड होती है उस डिमांड पे उसने उसको सेल कर दिया वो प्रोडक्ट, ठीक है। एक काम होता है, ये फंक्शन होता है किसका, मर्चेंट मिडलमैन का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में भी अब जो होलसेलर होते हैं वो होलसेलर क्या करते हैं, जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं, जैसे सन फार्मा हो गई, रनबैक्सी हो गई, सिप्ला हो गई, जॉनसन एंड जॉनसन भी, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। वहाँ से अपना प्रोडक्ट है वो बल्क में लार्ज क्वांटिटी में अपने पास वेयर हाउस में स्टोर करके रखा, और जैसे जैसे आगे जैसे केमिस्ट है उनको रिक्वायर्ड होता है या फिजिशियन को रिक्वायर्ड होता है उनको सेल करता है, ठीक है, वो होलसेलर होता है। उस होलसेलर को जो क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ डील करता है उसको कहा जाता है स्टॉकिस्ट। ये किसके साथ डील करता है, होलसेलर होता है कि किसका, होलसेलर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का होलसेलर होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टॉकिस्ट कहते हैं। फिजिशियन और केमिस्ट को, ये किसको प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, केमिस्ट को जिन्होंने शॉप खोल रखी होती है, मेडिसिन शॉप होती है, ठीक है, या फिर फिजिशियन को, जो भी ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो होलसेलर होते हैं इनकी भी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरी के होलसेलर होते हैं। एक तो 3 तरह के होलसेलर होते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर,
मैन्युफैक्चरर, उसके बाद रिटेलर, होलसेलर, और उसके बाद होलसेलर प्रॉपर। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है। सबसे पहले आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर। ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर क्या करता है, ये प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है उससे क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, और जैसे रिटेलर की डिमांड होती है उस डिमांड के अकॉर्डिंग स्मॉल अमाउंट में उसको, जैसा अमाउंट में उसको रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में उसको आगे जो प्रोडक्ट होता है उसको सेल कर देता है। ये काम होता है मैन्युफैक्चरर होलसेलर का। उसके बाद रिटेलर होलसेलर, ये क्या करता है, ये जो रिटेलर होलसेलर है ना, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, जो इंडस्ट्री है वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करके, खुद की एक शॉप होती है तो वहाँ से कंज्यूमर को डायरेक्टली जो भी परचेज करना होता है वहाँ परचेज कर लेता है अपनी रिटेल के ऊपर। जैसे बहुत सारी ऐसी शॉप्स होते हैं जहाँ पे कहते हैं ये होलसेल की दुकान है, यहाँ पे जो रेट है वो जेन्युइन लगते हैं, रीजनेबल प्राइस पे हर चीज़ अवेलेबल है, वो होता है रिटेलर होलसेलर। मतलब कि वो रिटेलर का भी काम करता है और होलसेलर का भी काम करता है। रिटेलर का काम कैसे, उसने होलसेलर का काम कैसे किया, प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में एक कंपनी से, एक इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लिया। और रिटेलर का काम कैसे किया, कस्टमर को रिटेल प्राइस पे प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्टली जो कंज्यूमर है जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको उस रिटेल प्राइस पे उसको वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये होलसेलर और रिटेलर दोनों का काम करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया होलसेलर प्रॉपर। जो प्रॉपर होलसेलर है वो क्या करेगा, वो लार्ज क्वांटिटी में बाइंग और परचेजिंग करेगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं कि छोटी भी लार्ज क्वांटिटी में परचेज कर लिया और स्मॉल क्वांटिटी में उसको आगे सेलिंग कर दी उसकी, ऐसा नहीं है। इसमें लार्ज क्वांटिटी में ही परचेज करेगा और उसमें लार्ज क्वांटिटी में ही आगे रिटेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड करेगा, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में नहीं कि ऐसा भी जितनी रिटेलर की डिमांड है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, प्रोवाइड करेगा। ये है होलसेलर प्रॉपर। ये 3 टाइप्स हो गए। अब बात करें इनकी फंक्शंस की, भी इसके क्या फंक्शंस होते हैं। जो होलसेलर होता है, 1 बाय 1 करके इनके फंक्शंस रेडी करेंगे। फंक्शंस ऑफ होलसेलर। फंक्शंस ऑफ होलसेलर। क्या फंक्शन होते हैं इनके, 1 बाय 1 करके। सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो है असेंबली। असेंबलिंग करना। असेंबलिंग मतलब कि इसने क्या करना है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर है उनसे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट अपना परचेज कर लिया। ठीक है, जैसे अलग अलग प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर 1 है, ये प्रोड्यूसर, या फिर मैन्युफैक्चर भी कह सकते हैं 2 है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर 3 है। इसने क्या किया, इन सब से क्या कर लिया, परचेज कर लिया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, परचेज किया लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी या फिर बल्क में। बल्क में परचेज करके उसके बाद रिटेलर को प्रोवाइड किया। रिटेलर को उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कर दिया। अब जो रिटेलर है इसने अलग अलग जो इंडस्ट्री है, अलग अलग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अपने पास रख रखा है, तो इसने रिटेलर की अगर डिमांड है कि मुझे उस कंपनी का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कर देगा। उस कंपनी का जितना उसकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हर तरह का प्रोडक्ट वो अवेलेबल करवा सकता है। तो असेंबलिंग, अलग अलग प्रोड्यूसर से, अलग अलग मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट लेता है, असेंबल कर लेता है एक जगह, जिससे क्या होता है रिटेलर बड़ी आसानी से जो भी कंपनी का उसको प्रोडक्ट चाहिए वो वहाँ से अपनी नीड या रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड के अकॉर्डिंग उससे परचेज कर लेता है। तो ये फर्स्ट फंक्शन है इसका असेंबलिंग। सेकंड आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन।
अब जो रिटेलर हैं वो क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के रिटेलर्स हैं, ठीक है। तो इसके पास बल्क में प्रोडक्ट है, तो हर तरह के रिटेलर को वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। अवेलेबल करवाना यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, अपना प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जितना उसने बल्क में रखा हुआ है जैसे डिमांड है, अलग अलग तरह के रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग, देखो हमेशा कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में और कंजप्शन में, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन होने के बाद उसके अंदर उसकी कंजप्शन हो रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ टाइम गैप होता है। अब उस टाइम गैप में अगर मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्शन हो गई, अब उस प्रोडक्शन के बाद कंपनी खुद तो उसको स्टोर करके नहीं रख सकती, वो क्या करेगी, वो कौन स्टोर करेगा, वो करेगा होलसेलर। होलसेलर वहाँ से अपना जो भी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है उससे जो भी प्रोडक्ट परचेज करके अपना वेयर हाउस की फैसिलिटी होती है उसके पास, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्शन अभी ऑर्डर दिया उसके साथ ही साथ कंजप्शन हो जाएगी, जो कंजप्शन और प्रोडक्शन के बीच में टाइम गैप होता है, उस टाइम गैप के बीच में जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ रखा जाएगा, उसकी स्टोरेज कहाँ की जाएगी, वेयर हाउस में। और वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी किसके पास होती है, कौन प्रोवाइड करता है, या फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होलसेलर की। ये एक तरह का उसका फंक्शन है कि वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, जब तक रिक्वायर्ड है, जितना भी टाइम चाहिए, जब तक वो कंजप्शन के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ पे वो वेयर हाउस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आ जाता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, अब ये और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है एक कंपनी से होलसेलर के पास कैसे आएगा, वेयर हाउस में कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके खुद के या तो वो ट्रक्स वगैरह का अरेंजमेंट, खुद की कुछ होलसेलर अपने खुद के वो ट्रक्स वगैरह रखते हैं जिससे वो शिफ्टिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, कंपनी से वेयर हाउस में और वेयर हाउस से रिटेलर को, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन एरिया से कहाँ जाता है, वेयर हाउस में, और वेयर हाउस से कहाँ जाता है, रिटेलर में। तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, ये होलसेलर के पास ये फैसिलिटी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा फंक्शन वो है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या होता है, अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसको क्या करता है, जो भी बल्क में ऑर्डर देता है होलसेलर कि मुझे ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वो बल्क में प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है, तो वो ऑर्डर के साथ विद एडवांस भी देता है, तो वो एक तरह से फाइनेंसिंग फैसिलिटी देता है, किसको, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो और क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, किसको, रिटेलर को, ठीक है। जैसे ऑर्डर है उसको, उसके पास फाइनेंशियल फैसिलिटी नहीं है, तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, किसको, रिटेलर को भी और प्रोड्यूसर को भी। तो ये काम किसका है, ये भी होलसेलर का काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है इसका वो है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग, अब जो होलसेलर है वो क्या करता है, वो स्टोर करके रखता है, वेयर हाउस में रखता है प्रोडक्ट को, ठीक है। अब वहाँ पे स्टोरेज के टाइम पे, ठीक है, अगर मान लो कोई भी स्पॉइलेज हो जाती है उस प्रोडक्ट की, या फिर जो टाइम है बिटवीन प्रोडक्शन, उसकी जो स्टोरेज करी है और उसके बाद कंजप्शन का जो टाइम है, उस टाइम के बीच में कोई भी प्राइस कम हो गया उस चीज़ का, ठीक है, तो उसके लिए ये एक तरह से रिस्क है उस चीज़ का, किसका भी। अब कोई प्रोडक्ट की स्टोरेज के दौरान स्पॉइलेज होगी या उसकी प्राइस डिक्रीज होगी किसी भी रीज़न के कारण, उसकी डिमांड कम होने के कारण, उसकी प्राइस कम हो जाने के
कारण या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी के कारण या फिर कोई भी जैसे बाढ़ वगैरह आ गई, ठीक है, चोरी हो गई, कुछ इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो वेयर हाउस किसका है? होलसेलर का। तो रिस्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? होलसेलर की। तो रिस्क बियरिंग भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडिंग एंड पैकिंग, नेक्स्ट इसका फंक्शन है ग्रेडिंग एंड पैकिंग। जो होलसेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर से बल्क में प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करते हैं और स्मॉल अमाउंट में वो अवेलेबल करवाते हैं टू रिटेलर को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो वो कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो बहुत, उसकी पैकिंग इस तरह से होती है, जो मैन्युफैक्चरर है इस तरह की पैकिंग करते हैं, वो इकट्ठे पैक करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स बना के देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, छोटे लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो इतना ऐसा नहीं कि एक ही बार में 1000 ml यूज़ कर लेगा, वो 10 ml में उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 10 ml में छोटी पैकिंग में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉल लोड्स बना देते हैं उसके और उसको ग्रेडिंग दे देते हैं, ग्रेड कर देते हैं उसको, कैसी उसकी क्वालिटी है, साइज कितना है, शेप कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग कर देते हैं, उसकी पैकिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर अगर अपना खुद का ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम लगाना हो, अपनी प्राइसेस लगानी हो, तो वो भी उसके ऊपर टैग कर देते हैं, उसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग अपना लेबल लगाते हैं, जिसमें अपना प्रॉफिट और मार्जिन जो भी है, आगे रिटेलर को कैसे करना है, क्या सिस्टम है, उस हिसाब से अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी ग्रेडिंग भी करते हैं, पैकिंग करते हैं स्मॉल लोड्स के अंदर, ठीक है। ग्रेडिंग करते हैं उसकी कैसी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे जो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है उनको एक साइड पे अलग से उनको ग्रेडिंग कर दी, ठीक है। जो मतलब कि थोड़े लो क्वालिटी के उनकी ग्रेडिंग अलग से करती, ठीक है। साइज और शेप, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, सारे फैक्टर्स को देखकर उसको ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। और उसकी पैकिंग की जाती है, अपने अकॉर्डिंग उसको लेबलिंग करते हैं। उसके बाद क्या है, इसका एक और फंक्शन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? अब जो प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह की डिमांड है मार्केट में, उस तरह की आप प्रोडक्शन करो। अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो उसको बता दिया जाता है कि इसकी डिमांड है, इसकी प्रोडक्शन आप हायर स्केल पे कर सकते हो, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो, इसकी डिमांड कम है तो कम स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। और रिटेलर को भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसके रिगार्डिंग रिटेलर को बताता है कि ये नया प्रोडक्ट है, ठीक है, ये अवेलेबल है मार्केट में, आप इसको भी आप आगे इसकी भी सेल कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन दोनों को प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर को भी, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक तरह का लिंक है। मैन्युफैक्चरर जिसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं और रिटेलर के बीच में एक लिंक है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों को ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये थे इसके फंक्शंस, इसके होलसेलर के, कि क्या क्या फंक्शन है इसके। असेंबलिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिस्क बियरिंग भी करता है, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन। अब ये किसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये तो इसके फंक्शंस थे। अब ये सर्विसेज किस किस को प्रोवाइड करता है? मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को और कंज्यूमर को। अगर हम बात करें सर्विसेज परफॉर्म बाय होलसेलर, सर्विसेज बाय होलसेलर,
सर्विसेज देते हैं, किस किस को, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को और कंज्यूमर को। ठीक है, वन बाय वन करके इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर से ये क्या करता है, स्टॉक में परचेज कर लेता है, परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क। ठीक है, उससे बल्क में परचेज कर देता है, तभी तो उसकी वो प्रोडक्शन है और ज़्यादा वो इंक्रीज करता है। इसके कारण क्या करता है, ये हेल्प होती है इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, हेल्प इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसको क्या करता है, मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या बताता है कि जो परचेज करने वाले हैं, रिटेलर है, ठीक है, मार्केट में बताता है कि इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि कंपटीशन में है, जो कंज्यूमर है उनका क्या टेस्ट है, बाइंग हैबिट्स कैसी है, क्या चीज़ ज़्यादा परचेज करते हैं। ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, जो किस में हेल्प करता है, उसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। अगर मान लो उसका जो प्रोडक्ट है, कंपटीशन वाला प्रोडक्ट है, उससे पीछे चल रहा है, तो वो देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वहाँ पे प्रोडक्ट को, कैसे प्रोडक्ट को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका टेस्ट क्या है, किस चीज़ को ज़्यादा परचेज करते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो अपनी उसी हिसाब से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और परचेज जो होलसेलर क्या होता है, उसकी जो गुड्स है उसकी बल्क में परचेज कर लेता है, जिसके कारण उनको बेनिफिट होता है। और क्या होता है इसमें, इसको एडवांस में, ठीक है, ऑर्डर मिल जाता है। जो होलसेलर है एडवांस में क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोडक्शन होती है। मैन्युफैक्चरर यूनिफॉर्म रेट की प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि उसको सब कुछ टाइम से ही पता चल जाता है कि एडवांस में ये ऑर्डर इतना बनाना है, उसके हिसाब से सारा काम जो होते हैं बहुत ही स्मूथली चलता है। ठीक है, ये होलसेलर इसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिटेलर, इससे परचेज करके इसको क्या करता है, गुड्स को सेल कर देता है, सेलिंग कर देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड और नीड, जितनी उसको ज़रूरत होती है। अब उसके पर्टिकुलर कुछ एरिया में होते हैं, अलग अलग एरिया में जो कंज्यूमर होते हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं कि ये कुछ चीज़ें एक जगह पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे डिमांड है मार्केट में, जैसे जो लोग जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं उसकी ज़्यादा सेल होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो रिटेलर है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग ले लेता है होलसेलर से। ऐसा नहीं कि बल्क में तो होलसेलर परचेज करता है, वो डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो ले लेता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है रिटेलर को। अब इसमें और क्या इंफॉर्मेशन देता है इसको, न्यू प्रोडक्ट, अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है तो वो भी होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को देता है। ये सारे मोस्टली हमारे फंक्शंस में कवर हो गए। बस सर्विसेज में ये है कि क्या क्या सर्विसेज किस किस को प्रोवाइड करता है, उसको बस कैटेगराइज कर दिया गया है कि मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज देता है, रिटेलर को क्या देता है और कंज्यूमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, इसको क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। क्रेडिट फैसिलिटी ये भी हमने फंक्शन में किया है। रिस्क बियरिंग, अब जो भी है बल्क में प्रोडक्ट इसने परचेज किया, उसको कहाँ रखा, वेयर हाउस में रखा। ठीक है, तो वेयर हाउस की फैसिलिटी मिल गई उसको। ठीक है, तो वो जो भी अब उसमें कुछ भी अगर मान लो कोई स्पॉइलेज हो जाती है प्रोडक्ट की, या फिर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या कुछ भी हो गया जिससे प्रोडक्ट खराब हो गया, या प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो गई, ठीक है, तो वो रिस्क कौन बियर करता है, होलसेलर ही करता है। रिटेलर को कोई उसका वो नहीं है कि वो उससे परचेज करे या ना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो होलसेलर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी इसको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ये बाइंग
कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, अपने गुड्स को बाय कर सकता है। और इसमें और क्या होता है, इसको वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी मिल जाती है, ठीक है। ये सब इस तरह की ये ड्यूटीज प्रोवाइड करता है। उसके बाद कंज्यूमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, परचेज करना, गुड्स परचेज कर सकते हैं कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। अगर मान लो मार्केट में कोई इस तरह की शॉप होती है जो कि होलसेल की शॉप होती है, कई बार हम कहते हैं ये होलसेल की शॉप है, तो उसके अंदर वो अपना मार्जिन नहीं रखते, वो उसको रीजनेबल प्राइस पर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई रिटेलर के थ्रू कस्टमर ना खरीदे, सीधा जो कंज्यूमर है डायरेक्टली होलसेल की शॉप पे जाकर अगर वहाँ से परचेज करे, तो उसको वो प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, क्योंकि रिटेलर के पास नहीं गया। रिटेलर के पास से अगर कंज्यूमर के पास जाता है, मार्केट में जो भी शॉप्स होती है वो रिटेल की शॉप्स होती हैं, वो अपने अपने उसके ऊपर प्रॉफिट है उसका मार्जिन रख के फिर उसको उसकी सेलिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर इनसे क्या ले सकते हैं, जो गुड्स रीजनेबल प्राइस पर ले सकता है कंज्यूमर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। डिमांड, जो चीज की डिमांड है, ठीक है, और जो सप्लाई है, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो हेल्प करता है टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये भी एक तरह से फैसिलिटी जो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, होलसेलर कंज्यूमर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो डिमांड है और जो सप्लाई है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्मूथ है, ऐसा नहीं कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हो नहीं रही, पीछे से प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है, या फिर सप्लाई हो रही है लेकिन उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, एक्सेस में बन रहा है। तो ये जो होलसेलर है ना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिटेलर को भी और मैन्युफैक्चरर को भी अबाउट द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट इसकी कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर है वो प्लान करता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, अभी कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, और रिटेलर को भी पता लग जाता है कि किस तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है। उनके बीच में बैलेंस होने के कारण जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो स्टेबल रहती है। वो स्टेबिलिटी रहने से बेनिफिट किसको है, कंज्यूमर को बेनिफिट है, प्राइस राइज नहीं करेगी, उसको रीजनेबल प्राइस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये सर्विसेज थी जो कि होलसेलर इसको प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को और कंज्यूमर को। वैसे ही हमने सारी फंक्शंस के अंदर पढ़ ली थी, लेकिन इसके अंदर कैटेगराइज कर दिया गया, 3 डिवीजन के अंदर कैटेगराइज कर दिए कि किसको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हमारा होलसेलर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिटेलर है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।